Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. Today I am going to discuss with you previous year question paper of उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसी आया था पिछले बार अकाउंट्स ऑफिसर का, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था अकाउंट्स ऑफिसर का, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आया था. सो आई विल डिस्कस विद यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. दिस वीडियो इज वेरी 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 रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि आपको कुछ ही दिनों पहले आपका जो ओएनजीसी का एग्जामिनेशन हुआ था, ओके, ओएनजीसी का एग्जामिनेशन हुआ था फाइनेंस एंड अकाउंट्स का. सो बहुत सारे लोगों ने उस एग्जामिनेशन में अपीयर किया और बहुत सारे लोगों ने मेरा कोर्सेज भी परचेस किया था. सो बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा यूजफुल हुआ वो कोर्सेज. सब लोग ने जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर करके बोला कि उनका जो प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो पाया, क्योंकि मेरा कोर्सेस उनके लिए काफी हेल्पफुल रहा. क्योंकि उसने पढ़ा, जो भी कोर्सेस मेरा परचेस किया, तो जो लोग ने पढ़ा, देखिए हम आप कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप उसको केयरफुली रीड करते हो, केयरफुली उसको पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा. तो जो भी लोगों ने मेरा कोर्सेज को केयरफुली ढंग से पढ़ा, तो उनको काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ. उन लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स अच्छा दिया. ठीक है, सो अगर आप वो रिस्पॉन्स देखना चाहते हो, उन लोगों ने पर्सनली रिस्पॉन्स दिया, तो कुछ मैं रिस्पॉन्स आपको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया हूँ. ठीक है, इफ यू वांटेड टू सी दैट रिस्पॉन्सेस देन यू कैन सी ऑन माय टेलीग्राम. ओके, सो वन मोर थिंग इज दैट कि आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए. वहां से आपको हम मेरे क्लासेस से रिलेटेड हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी वहां से मिलते रहता है. अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तो भी आप वहां पे पूछ सकते हो. बहुत सारे वहां पे लोग जुड़े हुए हैं, तो इफ यू वांटेड टू आस्क एनी क्वेरी देन ये आप वहां पे पूछ भी सकते हो. ठीक है, सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ओके, सो कोर्सेस भी अवेलेबल है आप लोगों का एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीसीएल के लिए. हम आपको इसमें 5000 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ 31 प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि टोटल अगर बात किया जाए टोटल एमसीक्यूज का, तो 10000 प्लस एमसीक्यूज रहेगा. 5000 प्लस एमसीक्यू जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज रहेगा. इसके साथ साथ 31 प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा. तो टोटल का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 10000 प्लस एमसीक्यूज रहने वाले हैं. ओके, तो बात कीजिए 31 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें 31 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन पेपर रहेगा, जैसे बीएचईएल हो गया, कोल इंडिया हो गया, एनएलसी इंडिया लिमिटेड हो गया, कोटक कॉर्पोरेशन हो गया. इसमें एक क्वेश्चन पेपर आपका यूपीपीसीएल का भी रहेगा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका भी क्वेश्चन पेपर रहेगा. सो बहुत सारे पीएसयू का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिससे कि आपको ये हेल्प होगा. आपको भी पता होगा कि बहुत सारे पीएसयू का एग्जामिनेशन में से देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है कि कभी वो पीएसयू में पूछा गया, कभी वो पीएसयू में पूछा गया. सो कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होते हैं जो कि रिपीट कर जाते हैं. तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा. ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज क्लास. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा. पूरे फाइनेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट वीडियोस मैं ही लाता हूं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. ओके, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी एफर्ट लगता है आप लोग के लिए. मैं हर एक रेलेवेंट वीडियोस लाने का प्रयास करता हूं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है. हाँ, सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे यूपीपीसी में सबसे अच्छा बात तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है. तो काफी अच्छा मौका यहाँ पे प्रिपरेशन में लग जाइए, प्रिपरेशन में लग जाइए. और इसका एग्जामिनेशन है कि मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जामिनेशन आपका फरवरी मंथ में होने वाला है. प्रिपरेशन के लिए लग जाइए. यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब यहाँ पे सारा क्वेश्चन टेक्निकली पूछा जाता है. मोस्ट ऑफ क्या मतलब सारा क्वेश्चन यहाँ पे टेक्निकल से पूछा जाता है, फाइनेंस एंड अकाउंट से क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेक्शन डैश एंड डैश ऑफ द इनकम टैक्स 1961 प्रोवाइड फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ इन इंडिया. डबल टैक्सेशन रिलीफ, डबल टैक्सेशन मतलब क्या होता है ना कि कोई एक पर्सन है अदर कंट्री में अर्न कर रहा है इनकम. ठीक है, अदर कंट्री में अर्न कर रहा है इनकम. ठीक है, तो वहां पे जो अदर कंपनी में कोई पर्सन अदर कंट्री गया, वहां पे वो पैसा कमा रहा है. ठीक है, तो वहां पे वो सोर्स रूल से पैसा कमा रहा है, पर वो तो रेजिडेंट इंडिया में, इंडिया का तो इंडिया में वो उसका मतलब वो जन्म हुआ. तो क्या होता है कि रेसिडेंस रूल होता है, सोर्स रूल होता है, तो टैक्स वो कहाँ पे देगा, तो उसके लिए क्रेडिट मिल जाता है. ठीक है, तो एक यूनिलेटरल रिलीफ होता है, एक बायलेटरल रिलीफ होता है. मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ कि यूनिलेटरल रिलीफ होता है, बायलेटरल रिलीफ होता है. तो जो यूनिलेटरल जो रिलीफ होता है वो ना सेक्शन 91 में उसको डिफाइन किया गया, और जो बायलेटरल होता है वो 90 में डिफाइन किया हुआ है. तो यहाँ पे जो सेक्शन होगा सेक्शन 90. ओके, सेक्शन 90 एंड सेक्शन 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ इन इंडिया. ओके,
सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, डैश इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव foregone by adopting a particular strategy or employing resource specific। मैं देखिए अल्टरनेटिव फॉरगोन, अगर आप किसी चीज को छोड़ करके अगर अगला चीज को अगर आप एक्सेप्ट करते हो डेफिनेटली, तो आप किसी एक अपॉर्चुनिटी को मिस करके अगले अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर रहे हो, ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एज पर इंड एस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर दैट इज द प्राइस at which an entity would sell a promised goods or services separately to a customer। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ओके, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए www.himansujclasses.in। so link is also given in description box of this video, so go and check the description, from there you can see one link is there, by clicking that link you can visit on my website। okay, सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज एक्टिविटी रेशियो। इसमें बता दूं आपको, रेशियो एनालिसिस के अंदर जो रेशियोज को डिफाइन मतलब रेशियोज को डिवाइड किया गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो से जो सोल्वेंसी रेशियो उसमें भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करके डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज एक्टिविटी रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए जो भी एक्टिविटी रेशियोज के अंदर जो भी जो रेशियोज होते हैं वो टर्न, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, तो एज अ टर्नओवर रेशियो करके अगर कोई भी रेशियोज अगर आपको दिख रहा है तो वो समझ जाना कि वो एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर से इसी के अंदर आता है, वर्किंग कैपिटल। सो यहाँ पे जो लिक्विडिटी रेशियो है वो एक्टिविटी रेशियो के अंदर नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से गलत कौन है, तो इन 3 टायर आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन टायर इज कॉल्ड लॉजिक टायर, एक गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डैश रेफर्स टू द डिग्री टू विच सिस्टम कैन बी एडजस्टेड टू changes in processing requirement due to such factors as changes in product or service design, changes in volume और प्रोडक्ट प्रोड्यूस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। द कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट वाज डेवलप्ड बाय, मैनेजमेंट ऑडिट को किसने डेवलप किया, मैनेजमेंट ऑडिट को किसने डेवलप किया, तो इनका नाम था टीजी रोस। द कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट वाज डेवलप्ड बाय टीजी रोस as a logical system of evaluating the quality of management। okay, the he employed it for evaluation of 52 publicly owned company over a period of 1948 to 1960। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो मैनेजमेंट ऑडिट है इसको किसने डेवलप किया, मैनेजमेंट ऑडिट को डेवलप किया, उनका नाम था टीजी रोस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एज पर एएस 13 मतलब एएस 13 क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ओके, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 13 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसके एज पर एएस 13 के हिसाब से कौन सा करेक्ट है, तो जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच करेंट इन्वेस्टमेंट इज लोअर ऑफ किसका लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू का जो लोअर अमाउंट होता है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच करेंट इन्वेस्टमेंट इज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आपको पता होना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रेलेवेंस है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। कंपनी एक्ट में 470 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, इस और 29 चैप्टर्स होते हैं और 7 शेड्यूल होते हैं। ओके, तो आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन 2 सितंबर 2015 इश्यू किया एलओडीआर। यहाँ एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि द सेबी द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन 2 सितंबर 2015 इश्यू एलओडीआर, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो कि एलओडीआर को कब इश्यू किया, तो 2 सितंबर 2015, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना,
ठीक है, तो 2 सितंबर 2015 को इश्यू किया एलओडीआर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि एलओडीआर का व्हाट डज एलओडीआर स्टैंड फॉर, मतलब एलओडीआर का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्या बोलता है, व्हेन ए कंपनी चेंजेस इट्स नेम, कोई कंपनी है अपना नाम चेंज करता है, होता है मोस्ट ऑफ द कंपनी का, कुछ कंपनी का आप देखते होंगे, पहले कुछ और नाम था, बाद में कुछ और वो नाम बदल करके किया। ठीक है, व्हेन ए कंपनी चेंजेस इट्स नेम इटसेल्फ विथिन ए पीरियड ऑफ कितने दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंजेस गिव नोटिस टू द चेंजेस टू द रजिस्ट्रार को बताएगा ना। अगर कोई कंपनी अपना नाम चेंज कर दिया तो रजिस्ट्रार को बताएगा ना। ठीक है, तो कितने दिन के अंदर बताना होगा, तो 15 दिन के अंदर बताना होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्या बोलता है, विथ रिगार्ड टू ऑडिट सैंपलिंग तो फिर बोलता है विथ रिगार्ड टू ऑडिट सैंपलिंग डैश selections ensures that all atoms in the populations or within each stratum have a known chances of selections। तो chances of selections जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आप रैंडम अगर सैम्पलिंग करते हैं तो वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बी, रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, क्या बोलता है, एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डैश इज द एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो कौन कौन है जो इंपावर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कौन है जो इंपावर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जीएसटी काउंसिल को, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे पीसेस में मैं ये भी देखा हूँ कि जो जीएसटी काउंसिल का जो आर्टिकल है वो भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 279A होता है जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल, तो चीज ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे पीसेस में मैं देखा हूँ इस ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 279A मतलब जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 279A ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि डैश इज एम्पावर टू कॉन्स्टिट्यूट गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ओके, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें से जो भी है, तो उसे बोला कि इसमें से नॉन करेंट लायबिलिटी कौन नहीं है। ओके, नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है। ओके, मतलब कि करेंट, मतलब करेंट कौन है, तो करेंट अगर जो भी है तो नहीं हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी कौन नहीं है, नॉन करेंट लायबिलिटी कौन नहीं है, तो ट्रेड पेबल है, करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। When average clause is contained in fire insurance policy, the net claim be delivered will be derived by which of the following formula। इसका आंसर हो जाएगा actual loss of stocks into policy value by value of stock on the date of fire। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये चीज ध्यान में रखिएगा, जितना भी जो एक्ट है, जितना भी लेबर लॉ का एक्ट है या फिर कंपनी एक्ट है, चाहे आईवीसी कोड है, सो ये सब चीजें का ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे केसेस में आजकल देखने को मिल रहा है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसा पूछ देता है कि इन जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे सब देख रहे हो कि पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम तो 1 सितंबर 1872। तो चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा एक्ट कब लागू हुआ, कब इनेक्ट हुआ, कब इंप्लीमेंट हुआ, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे पीसेस में आजकल देख रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है सेक्शन 111A। ओके, तो 111A जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ इन 111A सेक्शन 111A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स 10 यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट चार्जेबल। इसका 15% टैक्स लगता है। ठीक है, 15%, अगर 111A है तो 15% लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, विथिन ए पीरियड ऑफ डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक्स और डेट ऑफ रिन्यूअल द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए डिपॉजिट रिसीट टू द डिपॉजिटर और इज एजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 डेज। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से गलत कौन है, इसमें से गलत कौन है, तो इफ सम क्रेडिट बैलेंस रिमेन इन द रिकंसिलिएशन अकाउंट्स, if credit balance remains in the reconstruction account, okay, remains in the reconstruction account, the same shall be transferred to the general reserve account। ये गलत है। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट में नहीं जाता है। if some credit balance remain in the reconstruction account, the same should be transferred to जनरल रिजर्व में नहीं जाता।
ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या बोलता है। अनदर एरिया वेयर आईटी कैन बी रेलेवेंट टू ऑडिट बाय यूजिंग डाटा एनालिटिक्स यूजिंग CAAT। व्हाट डज CAAT स्टैंड्स फॉर? तो इसका फुल फॉर्म पूछा है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या बोलता है। टू रिप्लिकेट द लॉ सिमिलर टू अ स्टेट GST, ओके, टू यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू, द पार्लियामेंट हैज द पावर अंडर आर्टिकल, कौन सा अंदर पार्लियामेंट के पावर है, कौन सा आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 246 सबसेक्शन 4 है। ओके, टू मेक सच लॉस। ओके, सो ये आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। विथ रिस्पेक्ट टू कंसाइनमेंट ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से गलत कौन है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंट सेल इज ए पीरियोडिकल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर नहीं अकाउंट सेल बनाता है। जो अकाउंट सेल होता है वो स्टेटमेंट होता है, वो कौन बनाता है? वो कंसाइनी बनाता है। कंसाइनी बताता है कि हाँ उस कितना कमीशन लिया, कितना सेल किया, क्या क्या वो कंसाइनी बनाता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म पूछा है, तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, सो हो गया। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। ऑलवेज देयर इज ए रिस्क इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड डिमांड, दिस गिव राइज टू आइदर ओवर कैपेसिटी और अंडर कैपेसिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत। ओवर कैपेसिटी रेफर्ड व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट of the capacity is very